हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। और आज की क्लास में हम बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट 10 को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो ये वीर कुंवर सिंह थे, जो जगदीशपुर से थे और इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व किया था। और 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह, सिपाही विद्रोह, जन आंदोलन, हिंदू मुस्लिम एकता का षड्यंत्र कहा गया है। इस विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग था। वैसे इस विद्रोह के तो बहुत सारे कारण थे, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, लेकिन इस विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग था, जिसके चलते ये विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में 1866 से 67 के नील खेतिहरों का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये लाल सरैया कोठी में हुआ था। और नीलहे साहबों के अत्याचार, यानी अंग्रेज जो थे वो जो नील की खेती कराते थे, तो उनके अत्याचार के विरुद्ध नील खेतिहरों का पहला विद्रोह 1866 से 67 ईस्वी में लाल सरैया कोठी से आरंभ हुआ था। नील की खेती कराने वाले अधिकतर बागान मालिक यूरोपीय थे, जिन्होंने किसानों को जबरदस्ती अग्रिम लेने, करार करने और नील उगाने हेतु बाध्य किया था। और इसी नील की खेती के चलते राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किया था, जिसके चलते 1917 में चंपारण विद्रोह हुआ था और तभी से नील की खेती करना बंद करा दिया गया था। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये नान्यदेव थे, जिन्होंने कर्नाट वंश का स्थापना की थी। कर्नाट या सिमरुन वंश की स्थापना 11वीं शताब्दी में नान्यदेव के द्वारा की गई थी। 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापसी पर ग्यासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट वंश के शासक हरिहर सिंह पर आक्रमण कर उन्हें पराजित किया और कर्नाट वंश का अंत हो गया। और हरिहर सिंह कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न है, बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य कौन कौन थे? तो ये अनुग्रह नारायण सिन्हा, डॉक्टर सैयद महमूद, जगलाल चौधरी थे। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार की पहली कांग्रेस सरकार गठित हुई और यह कांग्रेस हाईकमांड तथा गवर्नर जनरल के विचारों से सहमति हो जाने के पश्चात इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो ये राल्फ फिच था, जो बिहार आया था। यह मुगल शासक अकबर के शासनकाल में भारत आया था। वह आगरा और फतेहपुर दोनों को लंदन से बड़ा शहर बताया। इसने पटना नगर का विस्तार से वर्णन करते हुए पटना नगर के लोगों को बताया कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के वो मुख्यमंत्री कौन है जो सबसे अधिक अवधि तक इस पद पर बने रहे थे? तो ये श्री कृष्ण सिंह थे, जो सबसे अधिक अवधि तक इस पद पर बने रहे थे। श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। मुख्यमंत्री पद पर ये 1946 से 1961 ईस्वी तक बने रहे थे। अगला प्रश्न है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार विंध्य प्रणाली का हिस्सा है, जो परंपरागत रूप से चूना पत्थर, बालू पत्थर, सेल और स्लेट के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा प्रांत दोनों बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर नया प्रांत बन गए और 1936 को बिहार और उड़ीसा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत अलग प्रांत बन गए। तो 1912 में बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुए और 1936 में बिहार और उड़ीसा दोनों अलग अलग प्रांत बने 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। इसलिए बिहार द्वारा 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये बिहार के बाढ़ क्षेत्र में स्थित है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन या एनटीपीसी बाढ़ बिहार के बाढ़ क्षेत्र में स्थित है। इस परियोजना को मेगा पावर प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। अगला प्रश्न, बिहार के किस 3 कृषि उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो कतरनी चावल, जर्दालू आम और मगही पान को जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है, धूप चश्मे का लेंस किस प्रकार के कांच से बनाया जाता है? तो ये क्रूक्स कांच से धूप के चश्मे का लेंस बनाया जाता है। पायरेक्स कांच से प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में इसका प्रयोग होता है। सोडा कांच का ट्यूबलाइट, बोतलों और दैनिक उपयोग के बनाने में किया जाता है। और फिलेंट कांच का कैमरा, विद्युत बल्ब एवं दूरबीन के लेंस में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति से बाजार में चीज़ों पर क्या असर पड़ता है? तो मुद्रास्फीति की स्थिति में चीज़ें महंगी हो जाती है। तो मुद्रास्फीति से बाजार में चीज़ें महंगी हो जाती है। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए साख नियंत्रण का एक उपाय है। मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तु की तुलना में मुद्रा की संख्यात्मक मान में वृद्धि होती है, इसे ही मुद्रास्फीति कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है?
ये जलोढ़ मिट्टी है। और उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ मिट्टी सतलज के मैदान से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र के मैदान तक पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। तो खादर नदियों के आसपास के क्षेत्र की जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाती है, और नदियों से दूर कुछ ऊंचे क्षेत्र में पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग कौन है? तो ये धूपगढ़ चोटी है सतपुड़ा का सबसे ऊंचा बांध। सतपुड़ा पर्वत भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी तथा सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी स्थित है। सतपुड़ा पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर 3 पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। पहला राजपीपला, दूसरा महादेव पहाड़ी और तीसरा मैकाल पहाड़ी। अगला प्रश्न है, सयादवाद किस धर्म का मूलाधार था? तो ये जैन धर्म का मूलाधार था। और जैन धर्म में सप्तभंगी सिद्धांत का अन्य नाम सयादवाद एवं अनेकवाद है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में अनेकांतवाद की चर्चा किया, जिसे ही सयादवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना पहला उपदेश राजगीर में दिए। उनका उपदेश हमेशा प्राकृत और अर्धमागधी भाषा में दिया जाता था। महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर जैन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 12 जून 2020 को किस राज्य के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस के अवसर पर बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस के अवसर पर राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, भारत में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के निर्धारण का उत्तरदायित्व है। तो ये किसका उत्तरदायित्व है? तो ये चुनाव आयोग का उत्तरदायित्व है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना और आचार संहिता लागू करना निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है, साइबेरिया क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो साइबेरिया क्षेत्र में कोणधारी वन पाए जाते हैं। टैगा वन ये सदाबहार वन है और इस वन की वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती है। पर्वतीय वन, यहाँ चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। विषुवत-रेखीय वन, इन वनों में वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण होता है। जैतून, कार तथा ओक यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बजटीय प्रणाली का जनक कौन है? तो ये विल्सन है। भारत में बजटीय प्रणाली का जनक विल्सन है। विल्सन ने 1860 ईस्वी में सर्वप्रथम बजट पेश किया। बजट फ्रांसीसी भाषा का बुजट से निकला है और जिसका अर्थ है चमड़ा का थैला। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गंगा के बाद ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में पश्चिम घाट पर स्थित नासिक के त्रयंबकम नामक स्थान से निकलती है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये महाबलेश्वर है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट पर्वत पर महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी के बाद। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में किस वंश के शासक काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? तो ये गुप्त वंश के शासन काल को स्वर्णयुग कहा गया है। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। साहित्य और संस्कृति के दृष्टि से गुप्त काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टी मापक स्केल पर किसका मापन किया जाता है? तो इसमें चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। भूकंपीय तरंग सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। पवनों की गति एनीमोमीटर से मापा जाता है और ऊंचाई को अल्टीमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में किसके शासनकाल में पारित किया गया था? तो ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को पारित किया गया था। लॉर्ड कर्जन के काल में 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, जिसके सिफारिश पर 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों से जजिया कर किस शासक ने वसूला था? तो भारत में जजिया कर वसूला जाता था, लेकिन ब्राह्मणों से नहीं वसूला जाता था। तो सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर को लागू कर दिया। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों की संख्या कितनी है? तो ये पूरे 4 हैं। पहला पूर्वी हिमालय, दूसरा इंडो बर्मा, तीसरा सुंडरलैंड और चौथा पश्चिमी घाट। हॉटस्पॉट ऐसे स्थान को कहते हैं जहाँ पर जातियों के पर्याप्त तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है और इन दिनों इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है।
ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।